Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Dalal Raj in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. It is also very useful from our syllabus paper 5 ethics perspective, especially from the subtopic corruption point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब, मतलब कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब यहाँ के सर्कल ऑफिसर्स और एडीसीज को एड्रेस करते हुए एक स्पीच दी। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था जहाँ पे सर्कल ऑफिसर्स और एडीसीज को उन्होंने एड्रेस किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लैंड इश्यूज़ को लेकर के, लैंड रिकॉर्ड्स के डाटा चेंज कराने को या अपडेट कराने को लेकर के जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे काम ब्रोकर्स के थ्रू ही होते हैं। तो ही सेड ही कंप्लेन टू द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर्स अबाउट नो लैंड रिलेटेड इश्यूज फेस्ड बाय द कॉमनर्स गेटिंग रिजॉल्व विदाउट ब्राइबिंग ब्रोकर्स। तो हर काम के लिए, चाहे भले मान लीजिए कि आपके लैंड रिकॉर्ड में आपका नाम थोड़ा गलत चढ़ गया हो, आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस हिसाब से आपका नाम थोड़ा गलत हो, अब एक वर्ड भी आपको चेंज कराने के लिए, एक लेटर भी चेंज कराने के लिए आपको ब्रोकर्स के थ्रू ही जाना होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाएंगे सर्कल ऑफिस में और काम हो जाएगा, और बहुत सारा आपको ब्राइब देना पड़ता है, ब्रोकर्स को उनकी ब्रोकरेज देनी पड़ती है। और हालत ये है, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने खुद कहा है कि कॉमन पीपल डू नॉट डेयर टू गो टू द सर्कल ऑफिसेज। उनको पता है कि सर्कल ऑफिस में हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, जब तक मैं किसी दलाल के थ्रू ना जाऊं मेरी कोई भी ऑफिसर बात नहीं सुनने वाला। एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे कैन नॉट गेट एनी लैंड रिलेटेड वर्क डन विदाउट ब्रोकर्स हेल्प। बिना दलालों के, बिना ब्रोकर्स की मदद के कोई भी काम नहीं होने वाला, ऐसा लोग जानते हैं। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, आई वॉन्ट ब्रोकर्स टू बी हिस्ट्री इन सर्कल ऑफिस। ये पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस बाई आसाम पुलिस ऑन क्रैकडाउन ऑन दलाल राज। ये टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है, दलाल राज। तो अब इसका आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ये टर्म इस्तेमाल किया तो यूज इट इन योर मेंस आंसर राइटिंग। एंड ही ऑल्सो सेड कि ऐसा नहीं कि दलाल राज रीजन है, ऐसा नहीं कि दलाल खुद से काम कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑफिसर ब्रोकर्स नेक्सस। ऑफिसर्स कहीं ना कहीं दलालों को वो इनकरेज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऑफिसर्स तो ब्राइब ले नहीं सकते, उनको फंसने का डर रहता है, तो दलालों के थ्रू वो ब्राइब लेते हैं और इस तरीके से ऑफिसर काम करते हैं। और ऑफिसर्स की भी एक आदत डेवलप हो गई है। ऐसा ही डिड नॉट से कि हर इंसान ऐसा कर रहा है, हर ऑफिसर ऐसा कर रहा है, बट ही रेज्ड क्वेश्चन ऑन द डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कि बहुत लोगों की ऐसी आदत हो गई है कि डायरेक्ट जो कॉमन इंसान जाएगा उसका काम करेंगे नहीं जब तक वो किसी दलाल के थ्रू ना आए, और दलाल फिर दलाली लेगा, ब्रोकरेज लेगा, और उससे ये ऑफिसर लोग फिर अपना ब्राइब लेंगे। फिर इस पे हिमंता साहब ने कहा है कि आई अगेन वॉर्न गवर्नमेंट ऑफिसर्स नॉट to be in touch with these land brokers and help citizens without taking any bribes or through intermediaries. We want to change the existing system and put end to Dalal Raj, rule of brokers. I also request residents not to take help of brokers for any work. तो आगे से आप भी ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ अपने कॉमन लाइफ में भी याद रखिए कि अगर सर्कल ऑफिसेज वगैरह में कोई काम पड़ जाए तो आप दलालों की मदद लेने की भूल करके भी ना सोचें, आप भी लीगल इश्यूज़ में फंस सकते हैं। आपको पता होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अब ब्राइब लेना और देना दोनों ही क्राइम है, ठीक है। कई सारे लैंड ब्रोकर्स को हाल फिलहाल में डिटेन किया है पुलिस ने, 453 लैंड ब्रोकर्स हैव बीन डिटेन्ड सो फार। तो ये क्रैकडाउन जारी है। एंड गवर्नमेंट ऑफ असम इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग ब्रोकर डोमिनेंस इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। अभी तो सर्कल ऑफिस शुरू हुआ है, लेकिन तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज में अब ये क्रैकडाउन शुरू होगा और हर जगह से दलालों को ख़त्म किया जाएगा। अब जरा देखते हैं, ये तो हो गया करंट डेवलपमेंट। अब इसमें जो टर्म है ना दलाल राज, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है पेपर 4 जीएस पेपर 4 एथिक्स में। तो सीएम सर ने यूज किया टर्म दलाल राज। ये दलाल राज से उनका क्या मतलब है? ही इज टॉकिंग अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, सिस्टमाइजेशन ऑफ करप्शन। करप्शन प्रॉब्लम नहीं है, एक आधा आदमी घूस ले ले
गलत है लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि जब लोग करप्शन को रैशनलाइज करने लगते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, इसके बिना काम कैसे होगा, उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, जब वो सिस्टम का पार्ट बनने लगता है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो रैशनलाइजेशन और सिस्टमाइजेशन ऑफ करप्शन इज अ प्रॉब्लम। करप्शन इन इटसेल्फ इज़ नॉट दैट बिग प्रॉब्लम। और जब ये सर ये यूज़ करते टर्म दलाल राज, तो ये यही बात बताता है कि एक जो रूल ऑफ लॉ, प्रशासन का राज, सरकार राज से एक अलग आ गया है, रूल ऑफ करप्शन आ गया। तो रूल ऑफ करप्शन के लिए उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया दलाल राज। क्या होता है दलाल राज या रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन का मतलब, वो जरा समझते हैं। इट इज़ लॉजिकल और मोरल जस्टिफिकेशन टू करप्शन। आपने कई दफ़ा सुन रखा होगा कि अब मैं क्या करूं, ये तो यहाँ का सिस्टम ही है तो इसलिए मैं लेना पड़ता है, और थोड़ा बहुत घूस लेने से क्या हो जाएगा, ऐसा भी जस्टिफिकेशन आपने सुन रखा है। यूपीएससी में इस पर केस स्टडी भी आ चुका है एथिक्स में कि अ लिटिल बिट ब्राइब इज लाइक ग्रीस इन द ओवरऑल व्हील्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि भाई थोड़े बाबू लोगों के हाथ गर्म कर देने से काम जल्दी हो जाता है, पैसे दे देने से, तो दिक्कत कहाँ है, काम जल्दी जल्दी हो रहा है, वो लोग भी मोटिवेटेड हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, पूरी इकोनॉमी को अच्छा कर रहा है, ये फास्ट चला रहा है, तो थोड़ा बहुत करप्शन चलता है। दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, लॉजिकल और मोरल जस्टिफिकेशन टू करप्शन। टू क्लेम दैट इट इज ए डन थिंग, डन थिंग भी आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। डन थिंग मतलब कि ऐसे ही होता है, डन थिंग का मतलब हो गया, एथिक्स में ये टर्म यूज किया जाता है आंसर राइटिंग में, कि यहाँ ऐसे ही चलता है। आपने सुन रखा होगा कई सारे सरकारी ऑफिस में कि जहाँ भी जाएंगे 500 रुपये निकालिए, आप पूछेंगे किस बात का, तो बोलेंगे यहाँ ऐसे ही होता है। दैट इज़ नथिंग बट डन थिंग। अब उसको वो लोग घूस मानते भी नहीं, उनको उन्होंने दे हैव मेड इट अ सिस्टम, यहाँ ऐसे ही होता है। अब वाई, इस तरह का सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन इज मोर डेंजरस देन करप्शन इटसेल्फ, क्योंकि रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन परपेचुएट्स करप्शन, ये करप्शन को पूरी तरह से एक सिस्टम बना देता है, करप्शन को जनरेशन बाय जनरेशन पास कराता है। दिक्कत क्या है कि जो यंग ऑफिसर्स जाते हैं सिस्टम में, वो लोग भी वो मोटिवेटेड होकर के जाते हैं कि हमें सिस्टम में कुछ अच्छा करना है, समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन जो ओल्ड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने करप्शन को रैशनलाइज कर लिया है, वो फिर यंग ऑफिसर्स को डीमोटिवेट करते हैं। सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम विथ रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, कि लोग खुद तो करप्ट होते ही होते हैं, बाकियों को भी डीमोटिवेट करते हैं और अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इट परपेचुएट्स करप्शन, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। घूस राज, दलाल राज में ये सब प्रॉब्लम है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यंग ऑफिसर्स को डीमोटिवेट करेंगे, डीमोरलाइज करेंगे कि ज़्यादा ऐसे मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी तकलीफ हो जाएगी, ज़्यादा तुम ऑनेस्ट मत बनो। डी जनरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। क्यों खराब हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी जरा समझिए। देखिए, करप्शन सिस्टम में होने के कारण होता क्या है कि अनस्क्रूपलस पीपल इंटर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कैसा है कि अगर किसी इंसान के ज़िंदगी में उसका पर्पस है कि उसको बहुत पैसा कमाना है, ही वांट्स मटेरियल कंफर्ट इन हिज और हर लाइफ, तो कोई बुरी बात नहीं है यहाँ तक। बट दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब एक इंसान वो सोचता है कि मुझे मटेरियल कंफर्ट चाहिए लाइफ में, बहुत पैसा कमाना है, और इसके लिए फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज की जॉब्स लेता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करता है। तो कहीं ना कहीं उसका मेन मोटिव ये होता है कि आई डोंट वांट टू सर्वाइव ऑन द सैलरीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, आई वांट ब्राइब, आई वांट समथिंग अंडर द टेबल। क्योंकि ये दो चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। सरकार, अगर आपको बहुत पैसा चाहिए तो आप बिजनेस कीजिए, कोई और काम कीजिए। व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू गवर्नमेंट जॉब्स? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का मतलब ये कि यू शुड हैव डेडिकेशन। अगर रियल सेंस में देखा जाए, एसेंशियली देखा जाए, तो दोज पीपल शुड गो इनटू द गवर्नमेंट जॉब्स हु हैव डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। But the problem is कि since there is corruption in the system, and it is not just corruption, it has systemized, it has become rationalized, unscrupulous people get into the administration because they know कि वहाँ जाएंगे तो बहुत कमाई होगी। आपने सुन रखा होगा ना, लोग बाहर में ऐसे ही बात करते हैं कि इस विभाग में बहुत कमाई है, वहाँ बहुत कमाई है, मतलब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। हमें उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है कि हाँ यहाँ तो ऐसा ही होता है कि अरे यहाँ चलेगा तो आपकी तो बहुत कमाई होगा। लोग हंस के मानते भी कि हाँ हाँ आजकल कमाई अच्छी चल रही है। पीपल आर नो सेम ऑल्सो इन एक्सेप्टिंग दिस, कन्फेसिंग दिस कि हाँ मैं ब्राइब लेता हूँ। लोग इसको गर्व की बात मानते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अभी दिक्कत क्या है कि मान लीजिए मिडिल क्लास आदमी हो, 500 रुपये ब्राइब दे भी दिया,
ठीक है, उसके लिए भी बड़ी बात है, लेकिन वो जैसे तैसे 500 ब्राइब दे देगा। जो रिच एफ्लुएंट क्लास है वो 1000-2000 ब्राइब दे करके अपना काम करवा देगा, मर्सिडीज से आएगा, बड़ी गाड़ियों से आएगा और 1000-2000 ब्राइब देगा और जल्दी से अपना काम करा के चल देगा। लेकिन जो गरीब इंसान है, जो मेहनत मजदूरी मेहनत कश इंसान है, मेहनत से पैसा कमाता है, उसको भी एक रेट फिक्स है कि 500 दिए बिना तुम्हारा काम ही नहीं होगा। अब उस इंसान के लिए तो 500 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में। और गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसेज में तो हर जगह काम पड़ता है, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड बनवाना, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो और हर इंसान को बनवाना पड़ता है। और पुअर और मार्जिनलाइज्ड पीपल आर द बिगेस्ट सफरर, और उन पे सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और चौथा है ट्रस्ट डेफिसिट इन पब्लिक, द प्रॉब्लम विद द रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। इट्स नॉट जस्ट करप्शन, रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, ट्रस्ट डेफिसिट इन पब्लिक। लोगों को अब ये लगता है ना कि जो सरकारी ऑफिसेज हैं और जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, ये हमारी सेवा के लिए नहीं है, ये हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए। द पीपल्स ट्रस्ट इन इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन गेट्स कोलैप्स्ड व्हेन करप्शन बिकम्स सिस्टमाइज्ड और रैशनलाइज्ड। और फिर लोग जो हैं सरकारी ऑफिसेज, सरकारी चीज़ों को, सरकारी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको अपनी प्रॉपर्टी की तरह नहीं ट्रीट करते, देश को अपनी तरह से नहीं ट्रीट करते हैं। सो जो एक सिटीजनशिप वाली ड्यूटी है, कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है। और यही कारण है कि फिर तमाम सारे इशूज़ निकल के आते हैं, फेलियर्स ऑफ सिटीजनशिप और फुलफिलमेंट ऑफ आवर बेसिक ड्यूटीज़ लाइक पेइंग टैक्सेस। लोग टैक्स की चोरी क्यों करते हैं, आप सोचिए ज़रा सा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसा बैठा हुआ है कि ये मेरे टैक्स का पैसा मेरे किसी काम नहीं आने वाला, मेरे किसी काम नहीं आने वाला, ये कहीं ना कहीं घूस में चला जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्योंकि मुझे हर काम के लिए तो घूस देना पड़ता है। जब मैं सरकारी ऑफिस में जाता हूँ तो सरकार तो मेरी कोई सुनती तो है नहीं, सरकारी ऑफिसर्स तो सुनते तो है नहीं, हर चीज़ के लिए घूस देना पड़ता है। तो पीपल हैव डेवलप्ड इन जनरल, द इवन अर्निंग क्लास हैज डेवलप्ड ए काइंड ऑफ disenfranchisement regarding government offices or the government officers. They have developed a sense of alienation with respect to such organizations, और इस कारण से वो लोग पैसा नहीं देना चाहते। अगर ये फीलिंग डेवलप हो जाए कि सरकारी ऑफिसेज, सरकारी ऑफिसर्स ये हमारी सेवा के लिए हैं, तो फिर हमें पैसे देने में, टैक्स देने में दिक्कत कहाँ हो। हमारे टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी जाएगी और उस सैलरी से वो जो पैसा लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए सेवा करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि भाई सैलरी तो ये लेते ही हमारे टैक्स के पैसे से, प्लस हमसे ऊपर से ब्राइब भी लेते हैं, तो वाई टू गिव पे टैक्स। सो दैट वे जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, लोग वो धीरे धीरे उसको गिव अप करने लगते, बेसिक जो ड्यूटी है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। दैट लीड्स टू चैलेंजेस लाइक डिस्ट्रक्शन एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। लोगों को लगता है नहीं कि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति, उनको लगता है ये तो अलग ही दुनिया है और ये तो अलग ही लोग हैं जो हमें लूटने के लिए हैं। तो जब लोगों को मौका मिलता है तो सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ देते हैं। मान लो कभी वायलेंस हो गया, कभी कोई किसी कारण से प्रोटेस्ट हो गया, उसमें लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? बिकॉज दैट सेंस ऑफ सिटीजनशिप इज़ नॉट देयर, कि अरे हमारा थोड़ी है, तो सरकार का है। और इसलिए है क्योंकि सरकार और हमारे बीच में डिफरेंस है। सरकार के जो लोग हैं, क्योंकि हर दिन तो हमें सीएम साहब से मुलाकात होती नहीं है ना, हर दिन हमें मुलाकात होती है इन सरकारी बाबू लोगों से, सरकारी ऑफिसर लोगों से। और इन सरकारी ऑफिसर्स के कारण हमारी पूरी सरकार की इमेज बनती है हमारे नज़रों में, कह रहे ये तो हमें हरास करने के लिए, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है मौका मिले तो उसको तोड़ दो। एंड दैट वे ऑल सच सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चैलेंजेस अराइजेज। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नया मिशन स्टार्ट किया है असम सरकार ने, मिशन वसुंधरा। इसको मैंने पहले भी कराया हुआ है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। मिशन वसुंधरा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, यानी कि टाइम बाउंड फैशन में इसको कंप्लीट किया जाएगा। इट इज़ रिगार्डिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड डाटा इन असम एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो तमाम जो लैंड रिलेटेड इशूज़ हैं उसको मिशन वसुंधरा में फुलफ़िल किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। जैसे कि जो नॉन कैडेस्ट्रल विलेजेज हैं, जहाँ ऐसे विलेजेज जहाँ पे आज तक कभी सर्वे नहीं हुआ है लैंड का, उनकी प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम चालू नहीं हुए, उनकी सर्वे कराई जाएगी। उसके अलावा जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। मान लीजिए आपके पिताजी की ज़मीन थी, तो ज़मीन लीगली आपकी होनी चाहिए, लेकिन आपका नाम थोड़ा गलत चल गया डॉक्यूमेंट में। अब उसके बाद कोई डिस्प्यूट कर देता है, आपके और आपके नेबर्स के बीच में कोई ज़मीन बंटनी है, तो ये लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं इसको सरकारी ऑफिसर लोग लंबा लटकाते रहते हैं, रिजॉल्व नहीं करते हैं जल्दी, ताकि उसमें जो पार्टी ज़्यादा पैसा दे दे उसके फेवर में वो लोग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देते हैं। तो अब इस मिशन वसुंधरा में लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को टाइम बाउंड फैशन में कंप्लीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स विदाउट टेकिंग एनी ब्राइब।
उसके अलावा कंप्लीट ऑल पेंडिंग पार्टीशन एंड म्यूटेशन केसेस इन मिशन मोड, कि मान लीजिए एक इंसान के 4 बेटे हैं तो चारों बेटों के बीच में जो ज़मीन जिस तरह से बट रही है, पार्टीशन के केसेस, वो सब टाइम बाउंड फैशन में कंप्लीट कीजिए कि जिसकी जो ज़मीन है वो उसके नाम पे जल्दी हो जाए। राजा अदालत बनाई जाती है हमारे स्टेट में ताकि लैंड रिलेटेड केसेस को टाइम टू टाइम जल्दी से रिजॉल्व किया जाए। तो राजा अदालत को भी अब बोला गया कि उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया जाए कि लैंड रिलेटेड जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं उसको जल्दी से वो रिजॉल्व कर पाएँ। मिशन वसुंधरा विल फॉर्मली बी लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2021, इस साल के, और टारगेट दिया है सीएम साहब ने कि अगले साल के 10 मई 2022 तक तमाम जो लैंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व कर दिया जाए। 10 मई का डेट इसलिए दिया गया है क्योंकि अगले साल 10 मई को इस मौजूदा सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे। एक दो चीज़ें और उन्होंने कही हैं रिगार्डिंग ऑफिसर्स, वो जरा देखते हैं कि ऑफिसर्स को किस तरह से काम करना है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं है कि ब्रोकर्स प्रॉब्लम है, द बिगर प्रॉब्लम आर द ऑफिसर्स, बिकॉज ऑफ द ऑफिसर ब्रोकर नेक्सस ऑल सच थिंग्स आर हैपनिंग। उन्होंने कहा आई फाइंड नो रीजन वाई एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन फॉर सेलिंग लैंड्स गैदर डस्ट इन ऑफिस फाइल्स फॉर मंथ्स। महीनों महीनों भर फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ती है भाई? When there are no objections from any quarter, अगर कोई इशू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप फाइल को जल्दी क्लियर क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू क्लियर इट विद इन अ वीक? अब आगे से इनके लिए नियम बना दिया गया है, हर फ्राइडे को आपको फाइल्स क्लियर करने हैं। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, फाइल को क्लियर कीजिए, काम आगे बढ़ाइए। वाई डू यू मेक पीपल अप्रोच फ्रॉम पिलर टू पोस्ट? क्यों लोगों को आप दर दर भटकाते हो? अरे यहाँ जाओ, उस ऑफिस जाओ, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि लोगों को जब तक हरास नहीं करेंगे पैसा कैसे मिलेगा। तो वाई यू मेक पीपल मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट नेम्स करेक्टेड इन देयर लैंड रिकॉर्ड? छोटी सी गलती अगर हो गई तो उसको नाम को बदलवाने में आप इतना क्यों हरास करते हो? वाई डोंट यू चेक आधार कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डू द जॉब? छोटा सा काम है, कीजिए, बात खत्म कीजिए। हर चीज़ के लिए आप लोगों को अटका देते हैं। सो ये करंट डेवलपमेंट, इसका एथिक्स में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। रिमेंबर दिस टर्म, रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एथिक्स पेपर में, इस पे सवाल आ सकता है, यूपीएससी में ऑलरेडी आया हुआ है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। रैशनलाइजेशन ऑफ करप्शन पे एक क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about exercise Samudra Shakti and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। 3rd एडिशन ऑफ नेवल बायोलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हैज स्टार्टेड। इनफैक्ट इट इज़ कंप्लीटेड। 20 से 22 सितंबर तक ये 3rd एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति कराई गई। And this naval exercise Samudra Shakti was conducted between Indian and Indonesian Navy and it was conducted in Sunda Strait। तो सुंडा स्ट्रेट आप देखिए यहाँ पे कहीं पे सुमात्रा और जकार्ता, सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में। आपको पता होगा कि सुमात्रा जावा आर द 2 मेन आइलैंड, सुमात्रा जावा बाली ये बोर्नियो, ये 4-5 मेन आइलैंड्स हैं। देखिए, आपको पता है ना, इस पर पीटी में सवाल भी आया था पीएससी प्रीलिम्स में कि लार्जेस्ट आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड्स। तो इंडोनेशिया इज ए सीरीज ऑफ आइलैंड्स देखिए, एंड इट इज़ लार्जेस्ट आर्कीपेलागो, तो करेक्ट आंसर इंडोनेशिया ही था। तो इसके जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं वो देखिए, ये है सुमात्रा आइलैंड, ये है जावा आइलैंड, इधर है बाली, ये है बोर्नियो। तो ये सब इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो इंडोनेशिया का हिस्सा हैं। और ये जो सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड के बीच का जो वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी है, इट इज़ नोन एज सुंडा स्ट्रेट। और इसी सुंडा स्ट्रेट में समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है इंडियन और इंडोनेशियन नेवी के बीच में फ्रॉम 20th to 22nd सितंबर, एंड दिस वाज द 3rd एडिशन ऑफ दिस नेवल एक्सरसाइज। ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये 2018 से शुरू की गई है इन परसुएंस ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ का इस्तेमाल आप करेंगे मेंस में, हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग इन मेंस। एक तो आपसे पीटी में पूछ लेगा कि समुद्र शक्ति कौन कौन से नेवी के बीच में कराई जाती है, आंसर वुड बी इंडियन इंडोनेशियन नेवी। अभी मेंस में देखिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है, समझिए। आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा बता रखा है कि इंडिया ने 1992 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया, यानी कि जब हम दुनिया की तरफ हमारी इकोनॉमी जो है इनवर्ड लुकिंग से आउटवर्ड लुकिंग बनी, एंड वी स्टार्टेड टू सर्च फॉरेन मार्केट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, तो उस टाइम में फिर हमारी नज़र पड़ी साउथ ईस्ट एशिया, विच वॉज वन ऑफ द जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में भी है और
हमारे साथ उसकी रेसिप्रोसिटी भी अच्छी बन सकती थी, वहाँ से हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे और वहाँ पे मार्केट को भी हम थोड़ा कैप्चर कर सकते थे। तो हमारी नज़र साउथ ईस्ट एशिया पर ही। अब साउथ ईस्ट एशिया के लिए इंडिया ने आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स 1992 में हम लेकर के आए लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी एज ए सेड स्टार्टेड इन 1992 और लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन फोकस था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशिया। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, तो ये सब था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन जैसे ही 21st सेंचुरी स्टार्ट हुआ, नया ये जो मौजूदा सेंचुरी है, चाइना का अग्रेशन इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ने लगा। चाइना जो है एक डोमिनेंट चाइनीज नेवी डोमिनेंस दिखाने लगी, खासकर साउथ चाइना सी में। और साउथ चाइना सी में डोमिनेंस होने का मतलब है कि धीरे धीरे चाइना का अग्रेशन इंडियन ओशन में भी बढ़ेगा, जो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता था। तो फिर इस कारण से 2014 में जाकर के हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया। हमने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ को आज से कहा जाएगा। और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में मेन अंतर क्या है कि लुक ईस्ट वाज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ओनली, बट एक्ट ईस्ट इज़ फोकसिंग ऑन बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन। जो तमाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब के साथ अब हम लोग थोड़े से स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बिल्ड करना चाहते हैं, जिसका मेन पर्पस है कि चाइना के अग्रेशन को इस एरिया में थोड़ा सा काउंटर किया जाए। कुछ दिन पहले मैंने सिम्बिक्स बताया था, सिंगापुर इंडिया नेवल एक्सरसाइज। अभी मैं बता रहा हूँ समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया नेवल एक्सरसाइज। तो कभी भी आप अगर एग्जाम्पल लिख रहे हो कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, ये सवाल लिख रहे हो कि द मेन डिफरेंस बिटवीन लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि एक्ट ईस्ट इज़ फोकसिंग ऑन ड्यूअल एरियाज, economic integration as well as strategic or security cooperation. And as an outcome of security cooperation with Southeast Asian countries, India has started many naval exercises with Southeast Asian countries, for example SIMBICS with Singapore and Samudra Shakti with Indonesia. तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति है दैट कैन बी यूज्ड इन मेंस आंसर राइटिंग इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज अबाउट अर्जुन MK-1A टैंक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। अर्जुन MK-1 टैंक, देखिए ये प्रोजेक्ट DRDO ने 1972 में शुरू किया था अर्जुन टैंक को डेवलप करने का, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ 1996 में, जब इसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हुई। बाद में अर्जुन टैंक्स को अपग्रेड किया गया और उसका अपग्रेडेड वर्जन कहा जाता है अर्जुन MK-1 टैंक्स। अपग्रेडेड वर्जन जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक फिटेड या कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंटीग्रेटेड फायर सिस्टम ला दिया गया, स्टेबलाइजिंग साइटिंग कर दिया गया, तो दूर से ही अंधेरे में भी या ऑल वेदर कंडीशन में यह फंक्शन कर सकता है। जो अर्जुन टैंक था 1996 में जो बनाया गया था उसको अपग्रेड किया गया है अर्जुन MK-1 टैंक्स में। ये कंप्यूटर गाइडेड होगा, उसके अलावा ऑल वेदर या डे एंड नाइट साइटिंग भी इसके अंदर होगी। अब करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है, काफ़ी छोटा सा न्यूज है कि देखिए अर्जुन MK-1 टैंक वैसे तो डेवलप किया है DRDO ने, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो अवाडी में है इन तमिलनाडु। करंट न्यूज़ काफ़ी सरल सा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हेवी व्हीकल फैक्ट्री के ऊपर 118 अर्जुन MK-1 बैटल टैंक्स को खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया है फॉर ₹7,523 करोड़। ये नहीं पूछेगा आपसे एटमैक्स इस तरह का सवाल पूछ सकता है कि अर्जुन MK-1 टैंक बनाया किसने है, कब बना, MK-1 वर्जन में क्या फीचर्स हैं, कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, किसने इसको डेवलप किया, इस तरह की बातें आ सकती हैं। तो इसके बेसिस पे हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट फास्टर system developed by Supreme Court, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the topic judicial reforms। तो देखिए क्या है करंट न्यूज वो समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नया सिस्टम, एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है फास्टर। इस नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से होगा क्या कि जो भी क्रूशियल डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि ऑर्डर्स ऑन बेल कि किसी को बेल देना है कि नहीं देना है, ऑर्डर ऑन स्टे ऑफ अरेस्ट कि किसी को अरेस्ट रखे रहना है, ये जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। देखिए नॉर्मली अभी तक होता क्या है कि अगर कोई भी फैसला सुनाना है, बेल का फैसला सुनाना है या अरेस्ट ऑर्डर देना है, तो जो भी कैदी है, जो भी प्रिजनर है, जो कन्विक्ट है, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, जो अंडर ट्रायल को कोर्ट ले जाया जाता, तो हर बार सुनवाई में उसको कोर्ट ले जाया जाता है। ठीक है,
मान लीजिए कि आपको किसी इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया गया, अभी वो एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं, तो आप अब जेल में रहेंगे। जब जब आपका नंबर आएगा कोर्ट में तो आपकी सुनवाई होगी। हर बार आपका वकील यही कोशिश करेगा कि सर जब तक फैसला आएगा आने दीजिए, इनको बेल दिला दीजिए कम से कम, कि ये बेल लेकर के बाहर घूम आराम से रहें एक आर्म सिटीजन की तरह। बेल में क्या होता है कि कुछ पैसा आपको ज़मानत के तौर पे देना होता है जुडिशल कस्टडी में, और उसके अलावा आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करने होते हैं कि आप देश छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये सब कुछ बेल के कंडीशंस हैं, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं, जेल से बाहर रह सकते हैं। तो आपका वकील यही कोशिश करेगा कि सर इनको बेल दे दिया जाए ताकि ये कम से कम नॉर्मल लाइफ बिता सकें। फैसला जब आएगा तो आता रहेगा। अब दिक्कत क्या है कि जब जब बेल के लिए सुनवाई होती है तब तब आपको जेल से ले जाया जाएगा कोर्ट में आपके लिए डेट लेना होगा। जिस दिन डेट मिलेगा उसी दिन आपके बेल की सुनवाई होगी। आपका वकील कहेगा बेल दे दीजिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कहेगा कि नहीं नहीं बेल नहीं मिलना चाहिए, इनको जेल में ही रखिए, खतरा है समाज के लिए बाहर जाएंगे तो। अब इस चक्कर में होता क्या है कि हर बार बेल लेने के लिए आपको सुनवाई के लिए डेट चाहिए कोर्ट में, और कोर्ट में डेट जल्दी मिलता नहीं है। तो इस चक्कर में आम इंसान को जल्दी बेल ही नहीं मिल पाता है। अब होता क्या है, इस चक्कर में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इंडियन जेल्स की बात की जाए तो 70% जो इंडियन इनमेट्स हैं, जेल इनमेट्स या प्रिजनर्स हैं, दे आर अंडर ट्रायल्स, मतलब उन पे केस चल रहा है। केस अभी साबित नहीं हुआ है, जो भी है मर्डर, चोरी, डकैती जो भी है वो केस चल रहा है, साबित नहीं हुआ है। 3.5 लाख लोग अंडर ट्रायल हैं, मतलब केस चल रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मान लीजिए कि उन पे जो इल्ज़ाम लगाए, अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्ज़ाम लगाए, तो 7 साल का उसमें सज़ा है, ठीक है। ऑलरेडी जेल में 4-5 साल बिता चुके हैं, 6 साल 7 साल बिता चुके हैं। तो जिस चीज़ के लिए उनको, जिस क्राइम के लिए उनके ऊपर केस चल रहा है, उसका एक अच्छा खासा वो टाइम ऑलरेडी सज़ा वो जेल के रूप अंदर बिता चुके हैं, लेकिन अभी तक केस चले जा रहा है। तो ऐसे भी कई सारे अंडर ट्रायल्स हैं, प्रिजनर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, जिसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। और उसी में रिफॉर्म लाने के लिए फास्टर मॉडल लाया जा रहा है, जिसमें अब बेल वगैरह की जो सुनवाई होगी या बेल वगैरह के जो ऑर्डर होंगे, अरेस्ट ऑर्डर होंगे, उसके लिए बार बार जो प्रिजनर है उसको कोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बार बार डेट लेने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में। कोर्ट अपना देख लेगा, एक बार सुनवाई कर ली, अब वो अपना जेल में है, कोर्ट अपना देख लेगा, सुनवाई कर लेगा, अपना फैसला करके इस फास्टर मीडियम के थ्रू, फास्टर सिस्टम के थ्रू अपना फैसला भेज देगा जेल के अंदर कि इनको बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। फास्टर सिस्टम के थ्रू अगर बेल मिल गया तो जेलर वहीं से आपको रिहा कर देगा बेल पर। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, इट विल बेनिफिट इंश्योर अर्ली बेल्स फॉर अंडर ट्रायल। जैसा कि मैंने कहा कि 70% लोग तो अंडर ट्रायल्स हैं। आपको पता है कि जेल में कैसी बुरी हालत होती है, आपने फिल्मों में तो कम से कम देख ही रखा होगा, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, आई होप सो, ठीक है। तो वो जेल जो है इट्स लाइक सेकेंड हेल ऑन द अर्थ, खासकर इंडियन जेल्स। और वो इसमें देखिए, उसमें मेन कारण है कि इतने सारे लोगों को रखा गया है जेल्स में, एंड वो उसके पीछे मेन कारण है, इतने सारी डेंसिटी के पीछे मेन कारण है कि ज़्यादातर लोग जो हैं अंडर ट्रायल्स हैं, 70%। अगर इनको जल्दी जल्दी बेल पे सुनवाई हो जाए या उन पर फैसला सुना दिया जाए तो आप सोचिए कि जेल्स के अंदर भी लिविंग कंडीशंस बेहतर हो जाएंगे। आखिर वो भी तो इंसानी है। दूसरा ऑफ कोर्स फास्टर सिस्टम से इट विल हेल्प इन इंश्योरिंग स्पीडी रिड्रेसल ऑफ पेंडिंग केसेस। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, म्यांमार। हवाना सिंड्रोम इज रिलेटेड टू ए मेंटल हेल्थ कंडीशन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।